आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्कोप देखा था, स्टैटिस्टिक का क्या स्कोप है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर ट्रिपेट वेरी एप्टली कैप्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक। जो प्रोफेसर टिपेट हैं उनके जो वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं कुछ, जो कि ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में वो टोटली बताते हैं। अ डे माइट कम व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन द यूनिवर्सिटीज विल गो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक थियोरिटिशियंस एंड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल वर्कशॉप्स। एक दिन ऐसा आएगा कि जो इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, जो कि इकोनॉमिक थियोरिटिशियन के कंट्रोल में है अभी, और वो किसके कंट्रोल में आ जाएंगे, जो स्टैटिस्टिकल वर्कशॉप्स हैं उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, इन द सेम मैनर एज द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैव कम अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरीज। ये सेम वैसा ही होगा जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स किसके कंट्रोल में आ जाएं, जो लेबोरेटरीज होती हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उनके कंट्रोल में आ जाएं। ठीक, इंडीड स्टैटिस्टिक्स हैज़ इमर्ज्ड एज द लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर भी जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, इकोनॉमिक्स के लिए लाइफलाइन होती है। ठीक, it is because of the growing use of statistics by the economists that the subject like econometrics have been added to the horizons of economics. Students may note following points to highlight significance of statistics in economics. देखें हम लोग क्या इसकी सिग्निफिकेंस है या फंक्शन है। नंबर 1 है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, कंसिडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बी इट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कोई सी भी आप एक प्रॉब्लम ले लीजिए और उसकी जगह आप ऐसे देख लीजिए कि हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज और द प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट, या जो प्राइस राइज मीन्स इन्फ्लेशन की ले लीजिए सिचुएशन, या फिर आप जो एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं उसकी ले लीजिए। The first task of the economist is to understand its magnitude through its quantitative expression. क्लियर है? तो पहला टास्क क्या होगा इकोनॉमिस्ट का, कि उसको अंडरस्टैंड करना उसके मैग्नीट्यूड को, किससे, उसकी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन से। ठीक है, मतलब जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं उसको जब तक न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं होगा तब तक स्टैट्स के लिए उसको समझना मुश्किल होता है। क्लियर है ये? सेकेंड है इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। ठीक, इकोनॉमिस्ट डू नॉट स्टॉप मेयरली एट द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, केवल यहीं नहीं रुक जाते हैं कि उनका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन कर दिया जो भी प्रॉब्लम है उनका, दे वुड ट्राई टू फर्दर कॉम्प्रिहेंड इट थ्रू इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। ठीक, वो आगे भी ट्राई करते रहते हैं क्या चीज़, उसको इंटरसेक्टर और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन के लिए। अब ये दोनों चीज़ है क्या, इसको समझिए। फ्रॉम इंटरसेक्टरल कंपैरिजन वी मीन कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, मीन्स जो इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, ठीक, उन सारे सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करने को बोलते हैं इंटरसेक्टरल कंपैरिजन। ठीक है, thus analyzing the problem of unemployment, the economists would like to know the magnitude of unemployment across rural and urban sectors of the economy.
ठीक है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि जो जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, चाहे वो रूरल में हो या अर्बन में हो, ठीक, उन सभी का जो मैग्नीट्यूड होता है उस सभी को जानने की कोशिश करते हैं। दे वुड लाइक टू नो दैट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड कंपेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन। ठीक। अब intertemporal comparison means understanding of change in the magnitude of the problem over time. Means एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में जो भी प्रॉब्लम है उसके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया है, ठीक है, मीन्स या उसके परसेंटेज में कितना चेंज आया, वो कितना बढ़ा है, कितना घटा है, या वहीं पे फिक्स है, उस चेंज के कंपैरिजन को बोलते हैं इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। मीन्स समय से उसकी तुलना की जाती है, ठीक है। दिस वुड मीन मेकिंग अ कंपैरिजन ओवर डिफरेंट प्लान पीरियड्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। तो अलग अलग तरीके के जो प्लान्स बने थे उन सभी के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का। थर्ड है हमारा वर्किंग कॉस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक। इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कॉज और इफेक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है अलग अलग सेट ऑफ डेटा में। ठीक है। This enables them to attempt an effective diagnosis of problem and accordingly to suggest some effective remedies. ठीक है। इससे क्या होता है कि वो एक इफेक्टिव रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं जहां पर वो एक सुटेबल रिजल्ट दे सकें और उस प्रॉब्लम का जो इफेक्ट है उसको अच्छे से बता सकें कि उससे क्या इफेक्ट होगा। Thus, though there statistical studies, if the economists come to know that it is because of the decline in demand that investment in the economy has tended to shrink. अब ये किसके थ्रू हो रहा है, उसके उनके स्टैटिस्टिकल स्टडीज के थ्रू हो रहा है। ठीक। अब इसमें क्या है, इफ द इकोनॉमिस्ट कम टू नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन डिमांड दैट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टेंडेड टू श्रिंक। ऐसा किस लिए हो रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। इससे क्या हो गया है, जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होने लगी है। दे कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट सच मेजर्स एज वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक। तो वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे वेज सजेस्ट कर देंगे या उसके सोल्यूशन सजेस्ट कर देंगे जिससे जो डिमांड है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाए। फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी। अब इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। जो डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल डेटा के जो सेट्स होते हैं उनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है। ऑफरिंग कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। The well-known inverse relationship between price of a commodity and its demand। ठीक है। जो सभी जानते हैं जो वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप होती है वो कौन सी होती है, प्राइस ऑफ द या किसके बीच होती है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। मीन्स मोर इज परचेज व्हेन प्राइस फॉल्स एंड लेस इज परचेज व्हेन प्राइस हाइक। ठीक है।
is an established statistical relationship and therefore is a part of economic theory. ये जो हम लोगों ने देखी मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है, ये क्या है, एक एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स रिलेशनशिप है, ठीक है, एंड देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इसीलिए क्या है, वो इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है। क्लियर है? Is the construction of theoretical relationship or models possible without statistical experiments? क्या बिना statistical experiments के जो ये theoretical relationship या model बना रहे हैं, ठीक है, क्या ऐसा possible है? जाहिर सी बात है ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिना थ्योरी, बिना स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के हम किसी की भी थ्योरी को इकोनॉमिक्स में नहीं फिक्स कर सकते। क्लियर है? नंबर 5 है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिस्ट डू फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज। जो इकोनॉमिक्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि फोरकास्ट करते हैं, मीन्स फ्यूचर के बारे में बताते हैं अपनी स्टडीज से। By the term forecasting, we do not mean some astrological prediction. Forecasting का मतलब ये नहीं है कि हम उसको astrological prediction कर रहे हैं. We only mean to access the ascertain the future course of certain events which are of economic significance. ठीक, यहाँ केवल कुछ फ्यूचर कोर्स के बारे में है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है आज को देखते हुए, ठीक है, सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। Thus on studying the behavior of price level over several years, अब मान लीजिए कि हम जो प्राइस लेवल है उसको कई सालों से स्टडी करते आ रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट्स कैन मेक स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग अबाउट द लाइकली ट्रेंड और पैटर्न ऑफ द प्राइस लेवल इन द नियर फ्यूचर। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं जो काफ़ी टाइम से इस पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो ट्रेंड में है, ठीक है, उसको फोरकास्ट कर सकते हैं और आगे कुछ समय में के लिए कैसा हो सकता है उसको भी फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दिस हेल्प अस इन फ्यूचर प्लानिंग। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? फ्यूचर प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू? अब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि जो टैक्सेशन है या टैक्सेशन से जो रिवेन्यू आ रहा है उससे उसको इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए? ठीक है, ऑब्वियसली थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज़। ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ के थ्रू ही वो इतना ऑब्जर्व करते हैं कि जिससे कि वो ये डिसाइड कर सकें कि टैक्सेशन को कम करना है या बढ़ाना है, कैसे? एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक, इट इज़ थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन दैट द फाइनेंस मिनिस्टर गेट अ फीडबैक ऑन द टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। केवल स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन से ही फाइनेंस मिनिस्टर को ये पता चलता है कि जो पीपल हैं इंडिया के, उनको उनकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी क्या है। ठीक, एंड रिवेन्यू नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की को रिवेन्यू की कितनी ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली टैक्स रेट्स आर फिक्स टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू विद मिनिमम पॉसिबल डिस्कम्फर्ट ऑफ द पीपल। इसीलिए क्या किया गया है, जो टैक्स रेट है उसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, उसके मैक्सिमम पॉसिबल, जिससे कि उससे मैक्सिमम पॉसिबल रिवेन्यू अर्न हो जाए गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ मिनिमम डिस्कम्फर्ट फील हो जो पीपल हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ठीक, व्हाट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम? It is the state of balance for the producer or the consumer where the producer find that his profit are maximum or where the consumer find that his satisfaction is maximum। तो ये जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, क्या होती है? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर,
ठीक है, दोनों के बीच का बैलेंस होता है। ठीक है, अब बैलेंस किस चीज में होता है कि जो प्रोड्यूसर है उसको उसके मैक्सिमम लेवल तक, जिस पॉइंट पे उसके मैक्सिमम लेवल तक प्रॉफिट हो रहा हो, सेम पॉइंट पे जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कंज्यूमर, और सॉरी, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ठीक, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। It is through the use of a statistical method that the economists have evolved some eco fundamentals। ठीक है, अब ये जो इको फंडामेंटल्स हैं ये आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, टेलिंग अस हाउ प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर मैक्सिमाइज्ड एंड हाउ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जो कि हमको ये बताते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है और कैसे कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। क्लियर है? Thus, so much is the significance of statistics in economics that Marshall had to concede that statistics are the straw of out of which I, like every other economist, have to make bricks। ठीक है? Surely, statistics is the hub of the wheel of economic studies, and the beginners must focus on the hub of preciously understand the movement of the entire wheel। तो अभी के लिए इतना ही। आपका काम अब ये है कि जो फंक्शंस या इम्पोर्टेंस हमने बताए हैं आपको, इनको अच्छे से स्टडी करना। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया है। So two important points on the significance of statistics of economics। ठीक, पहला क्या है? Statistics facilitate intersectoral and intertemporal comparison। दूसरा क्या है? Statistics helps to establish cause and effect relationship between different economic variables that have facilitated the construction of economic theories। क्लियर है ये सबको? तो अब आप वीडियो देखिए, उसको समझिए और जो वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको सॉल्व करिए।